all the participants. So I welcome all of you in the workshop for coaches and players for Sepak Takraw Sports. So today we are going to start its third day for this workshop, and today topic is the rule regulations with new amendments for Sepak Takraw game for the event, team event and regu events. So today I introduce you all of you Mr. Hemraj. He is the national coach of India and he is going to explain in detail about the rule and regulation with the new amendments of the Sepak Takraw team event and regu event. So I welcome Mr. Hemraj, and Mr. Hemraj, now you can take screen. Thank you, sir. Good morning, all Sepak Takraw family. जैसा कि सभी जानते हैं कि हम लोग अभी एक वैश्विक महामारी कोविड-19 के बीच में अभी हम लोग हैं और इसी दौरान स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेपक टाकरा फेडरेशन ऑफ इंडिया एंड द कोलैबोरेशन विद एशियन सेपक टाकरा फेडरेशन जो एक ऑनलाइन कोच डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया है। हमारे अभी इसी पीछे 2 क्लासेस सेशन हो चुके हैं। आज थर्ड सेशन है। इसमें आज हमारा सेशन जो रहेगा टीम इवेंट और रेगू इवेंट के विषय में, तो उसको हम स्टार्ट करते हैं। वेलकम वंस अगेन ऑल। वेलकम ऑल। आज का जो हमारा सेशन है वो रूल्स एंड रेगुलेशन रहेगा टीम इवेंट और रेगू इवेंट पर। लॉ ऑफ द गेम है इंटरनेशनल सेपक टाकरा फेडरेशन एंड एशियन सेपक टाकरा फेडरेशन। जो आज हमारा जो रहेगा टीम इवेंट और रेगू इवेंट का, उसमें ग्लोसरी रहेंगे द टर्म्स यूज्ड इन लॉ ऑफ द गेम। जो इसमें रहेगा हमारा सेंटर लाइन, क्वार्टर सर्कल, सर्विस सर्कल, फ्री जोन एरिया, ए बोर्ड, पोस्ट, रेगू कैप्टन, टेकोंग, ओपोनेंट, नेचुरल वेन्यू, लोगो, सब्स्टिट्यूशंस, नॉमिनेट, रिजर्व प्लेयर और इंजरी, जो कि खिलाड़ी को जब इंजरी जाती है उसमें क्या रहता है, हैविंग लॉस्ट left inside player, right inside player, setting up 25 points, elect a call made by referee for the replay and warnings, point system, serve, block, spike, heading, pass, ये सब हमारा इसमें रहेगा और फॉलो थ्रू। जो हमारे इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन में कंटेंट पेजेस रहेंगे, उसमें हमारा सबसे पहले जो रहेगा द कोर्ट और कोर्ट डायमेंशन, सेंटर लाइन जैसे मैंने पहले बताया था, क्वार्टर सर्कल, सर्विस सर्कल, फ्री जोन और द पोस्ट जो कि पोल जो रहते हैं उसके नेट इसमें मानते हैं, द नेट एंड सेपक टाकरा बॉल और प्लेयर्स, टीम इवेंट, रेगू इवेंट, प्लेयर्स अटायर पर उनकी जर्सी, टी शर्ट, शॉर्ट्स जो किस तरह से रहता है वो सब, एंड सब्स्टिट्यूशन जो सब्स्टिट्यूशन रहता है प्लेयर्स का वो, और मैच जब टॉस करते हैं वो सब रहता है, और मेन उसमें जो पोजीशन ऑफ प्लेयर्स ड्यूरिंग सर्विस के टाइम में जो प्लेयर्स की पोजीशंस रहती हैं वो सब, एंड द स्टार्ट ऑफ प्ले एंड सर्विस, ये सब हमारा कंटेंट रहेगा। इसमें फॉल्ट्स रहेंगे बोथ साइड, सर्विंग साइड ड्यूरिंग और जब भी रिसीविंग साइड होगा उसमें भी स्कोरिंग सिस्टम, टाइम आउट, कंप्रेशन ऑफ द प्ले, और उसमें एक डिसिप्लिन भी रहेगा जिसमें उसके पेनल्टीज क्या रहती हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर, और मिसकंडक्ट ऑफ द टीम ऑफिशियल्स एंड जर्नल, ये सब हमारा कंटेंट रहेगा इसमें। तो हम अभी आते हैं, उसको स्टार्ट करते हैं। लॉ ऑफ द गेम सेपक टाकरा, ये हमारा कोर्ट है, जो सेपक टाकरा का जो कोर्ट है हमारा, इसका एक डायमेंशन है, आप जिसको देख सकते हैं इस पे पिक्चर पे
इसको मैं भी आपको ब्रीफिंग इसके बारे में बताऊंगा। जस्ट आप अभी जरा पिक्चर्स को देखिए, इसमें साइड लाइन, बेस लाइन, सेंटर लाइन, सर्विस सर्कल और जो हमारा सेमी सर्कल है जो आप देख सकते हैं जो आर्क बना हुआ है, ये सेमी सर्कल हो गया। ये हमारी साइड लाइन और ये हमारी बेस लाइन और ये हमारा सेंटर सर्कल जहाँ से टेकॉन्ग सर्विस करते हैं। इसके बारे में आपको बताता हूँ मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में। यस, द कोड डायमेंशन of 13.40 meter by 6.10 meter, free from all obstacles up to the height of 8 meter measured from the floor surface। जो हमारे कोड की जो लंबाई और चौड़ाई है वो इस प्रकार से है। जो हमारी जो कोड की लंबाई है, जो इसकी लेंथ जो है 13.40 मीटर है और जो बेस लाइन है इसकी जो 6.10 मीटर है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं पिक्चर में, और जो ये हमारा सर्विस एरिया है, सेंटर जो चीज़ बोलते हैं हम, सर्विस जहाँ से टेकॉन्ग सर्विस करता है, इसका जो रहता है एरिया, और ये हमारा सेमी सर्कल है। जिस तरह से हमारा रहता है इसमें जो जब भी ये कोई टूर्नामेंट होता है तो इंडोर या आउटडोर में होता है, तो इसका सरफेस से 8 मीटर तक बिना किसी ऑब्स्टेकल्स के हमारा होना चाहिए। यानी कि जो हमारा मैच शुरू जहाँ भी होगा उसके ऊपर की जो हाइट है वो कम से कम 8 मीटर तक होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस, राइट। एंड द विड्थ ऑफ लाइंस बोर्डिंग द कोड शुड नॉट बी मोर देन 0.0 मीटर, यानी कि 4 सेंटीमीटर। जो इसकी जो लाइनिंग है, जो आप इसमें देख पा रहे हैं, जो लाइनिंग है बेस लाइन और साइड लाइन और जो हमारी जो ये सेमी सर्कल और सेंटर, इसमें जो हमारी लाइन है उसको जो लाइनिंग होनी चाहिए 0.0 मीटर 4 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये तो हो गया हमारा कोड का डायमेंशन और उसकी जो लाइनिंग। आप आई होप आप समझ गए होंगे कि भी 13.40 मीटर इसका जो साइड लाइन रहती है और 6.10 मीटर इसका बेस लाइन रहती है। द सेंटर लाइन आप इसमें पिक्चर में आप देख सकते हैं। सेंटर लाइन हमारा ये जो है सेंटर लाइन आपको दिखाई दे रहा है। ये जो होती है 0.02 मीटर रहती है। shall be drawn at the center of the court equally marking the right side and left side of the court। यानी कि जो हमारा नेट होता है उसके जो बीच में हमारी जो सेंटर लाइन होती है, ये कोर्ट के दोनों हिस्सों में हाफ हाफ डिवाइड होती है। इसकी जो विड्थ होती है 0.02 मीटर है। द क्वार्टर सर्कल यानी कि जो आप ये देख रहे हैं, जो सेमी सर्कल भी बोलते हैं इसको हम क्वार्टर सर्कल बोलते हैं। ये जो रहता है the both ends of the center line, the quarter circle shall be drawn from the sidelines, measured at a radius of 0.9 मीटर। यानी कि ये 0.9 मीटर रहता है। इस तरह से आपको दिखाई देगा। ये कोड के दोनों हिस्सों में इसको बनाया जाता है इस तरह से। बोथ साइड लाइन आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल साइड लाइन है। ये 6.10 मीटर रहता है, ये हमारा ठीक है। और उसके बाद हमारा आता है सर्विस सर्कल। पिक्चर में आप देख सकते हैं सर्विस सर्कल। द सर्विस सर्कल शैल बी 0.3 मीटर, रेडियस ड्राउन ऑन द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द कोर्ट। ये कोर्ट के जब पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है, इसमें दोनों साइड ये हमारी जो सर्विस सर्कल है जो हमारा दोनों साइड होता है। The service circle shall be 0.3 meter radius drawn on the left and right side. The court, the center of which must be 2.45 meter from the back line and 3.05 meter from the side line. ये आप देख सकते हैं इसमें। पहले मैंने पिक्चर में भी आपको दिखाया था, इस तरह से होता है। आप ये पिक्चर में मैं आपको वापस ले चलता हूँ, इस तरह से देखिए। ये जो आप देख रहे हैं 2.45 मीटर, ये जो हमारी बेस लाइन रहती है, इस पॉइंट पे आके हमारा 2.45 मीटर एरिया रहता है और 3.05 यानी कि बेस लाइन का जो हाफ है हमारा 3.05, ये मिला के यहाँ सेंटर पॉइंट पे आके इसको हम सर्विस सर्कल को पूरा रेडियस में
0.3 इसको 30 सेंटीमीटर तक इसको हम घुमा के दोनों साइड में बना सकते हैं। सर्विस सर्कल अभी आप ये देखना। और फ्री जोन एरिया, जैसे द कोर्ट शेल हैव ए एरिया क्लियर ऑफ एनी ऑब्स्ट्रक्शंस विद इन 3 मीटर अवे फ्रॉम द साइड लाइन एंड द बेस लाइन। जो आप ये जो एरिया देखते हैं फ्री जोन एरिया, ये आपको यहाँ दिखाई देंगे आपको 3 मीटर एरिया फ्री जोन होना चाहिए, यानी कि बेस लाइन और साइड लाइन से 3 मीटर एरिया आप देख सकते हैं इसको पिक्चर्स के अंदर, ये पूरा होता है। और जो फ्री एरिया जो रहता है हमारा कोर्ट का, इसका जो टोटल जो इसकी लेंथ रहती है, जो लंबाई रहती है 19.40 मीटर, ये पूरी इसकी लेंथ रहती है। इसकी जो चौड़ाई रहती है, इसकी विड्थ रहती है 12.1 मीटर, जैसा कि आप कोर्ट में डायमेंशन में आप देख पा रहे हैं। फ्री जोन हो गया हमारा। नेक्स्ट साइड हमारी है द पोस्ट। The post shall be 1.55 meter for men and 1.45 meter for the women in height from the floor and must stand firmly to maintain height net tension. It should be made with very strong material and shall not be more than 0.04 meter in the radius. तो पोल की जो हमारी जो ऊंचाई जो रहती है मेंस के लिए 1.55 मीटर और वुमेन्स के लिए 1.45 मीटर एट द पोस्ट, जो हमारी जो उसकी लंबाई रहती है। जैसा कि आपको अभी हम पिक्चर्स में भी दिखाएंगे, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए आपको मैं दिखाई दे रहा होगा, एक ये हमारी जो पोस्ट की जो ये लंबाई है 1.5 मीटर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी। ये फॉर मेंस के लिए रहती है एट द पोस्ट, इस यहाँ पर इस वन आपको देख रहे होंगे यहाँ पे, और जैसे कि इस पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है इस तरह से, राइट। एंड 1.45 मीटर ये वुमेन्स और सब जूनियर प्लेयर्स के लिए, इसकी जो पोस्ट की जो हाइट है 1. नेक्स्ट द नेट। आप देखिए नेट इसमें दिखाई दे रहा होगा। द नेट शैल बी मेड ऑफ फाइन नाइलॉन कोड विद द मैश ऑफ 6 to 8 सेंटीमीटर। आपको मैं बता दूं, जो नेट है जो एक मजबूत नाइलॉन की रस्सी से बना होना चाहिए। इसके जो नेट के जो मैशेस हैं, जो इसके जाल के छल्ले दिखाई दे रहे हैं आपको, ये 6 to 8 सेंटीमीटर तक होने चाहिए, यानी कि 0.0 मीटर और 0.8 मीटर। The net is 0.7 meter in the width and the must not be shorter than 6.1 meter in the length, placed vertically over the axis of the center line. Center line से आप देख सकते हैं, इसमें आपको दिखाई देगा ये जो इसकी जो हाइट है, जो मतलब इसकी लंबाई है जो नेट की 6.10 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। और इसकी जो द टू साइड बैंड्स, इसके टू साइड बैंड्स हैं आपको इसमें दिखाई दे देंगे, टू साइड बैंड्स। द टू साइड बैंड्स ऑफ 0.05 मीटर वाइड शैल बी fastened vertically from to the net and placed above each sideline. These are considered part of the net. ये जो आप ये पिक्चर में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो मैं दिखाई दे रहा हूँ, ये बैंड होता है, नेट के दोनों तरफ बांधा जाता है, जिसकी चौड़ाई जो होती है 0.05 मीटर रहती है, और ये भी एक नेट का हिस्सा माना जाता है। The height of the net at the center of the court shall be 1.52 for the men and 1.42 for women, while the height at the post shall be 1.55 meter for men and 1.5 for ये। जिस तरह से आपको मैं आपको पिक्चर में दिखा देता हूँ, मैं आपको
पहले भी बताया था कि पोस्ट जो नेट जो बना होगा 1.55 फॉर मेन एंड 1.45 फॉर वुमेन, और जो सेंटर नेट का जो सेंटर है, ये सेंटर जो यहाँ से सेंटर से जो नेट की जो हाइट होनी चाहिए फॉर मैन 1.52 फॉर मैन, और यहीं पर जो वुमेन और सब जूनियर बॉयज के लिए जो बॉयज और गर्ल्स के लिए रहता है जो वो 1.42 रहता है। ये आप इसको आप पिक्चर में आप देख सकते हैं। ये सेपक टाकरा बॉल है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सेपक टाकरा बॉल जो सिंथेटिक रेटन से सिंथेटिक फाइबर्स में आया था, इसका जो वर्जन हुआ है न्यू बॉल का, तो इस तरह से ये बॉल भी है हमारी। द सेपक टाकरा बॉल शैल बी शेप्रिकल इन द शेप एंड द मेड ऑफ सिंथेटिक फाइबर विद वन वोवन लेयर, जो कि हमारी बॉल जो है सिंथेटिक फाइबर की है, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। ये मैन के लिए है और ये वुमेन के लिए है। A sepak takraw ball without synthetic rubber covering shall consist of the following characteristics, यानी कि इसकी जो इसका जो रचना है बॉल की जो इस प्रकार है। have 12 holes, ये आप देख रहे हैं आप, ये जो इसके जो होल्स हैं जो आपके पिक्चर में आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो इसके जो 12 होल होते हैं, और 20 इंटरसेक्शंस, जो बॉल हमारी जो है जो जुड़ी होती है एक दूसरे से, जिसको इंटरसेक्शंस बोलते हैं। जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं बॉल में कि इस तरह से जो ये है, ये जो इंटरसेक्शन बोलते हैं इनको, ये 20 इंटरसेक्शंस होते हैं। एंड हैव ए सर्कमफ्रेंस मेजर फ्रॉम 0.41 मीटर टू 0.43 मीटर फॉर मेन एंड 0.42 मीटर एंड 0.44 मीटर फॉर द वुमेन। इसका जो सर्कमफ्रेंस होता है, बॉल की जो शेप होती है, गोलाई जो होती है, वो मेन के लिए 0 पॉइंट यानी कि 41 सेंटीमीटर और 43 सेंटीमीटर तक रहती है, और 42 सेंटीमीटर से 44 सेंटीमीटर तक उसकी वुमेन के लिए। और वेट, बॉल का जो वेट रहता है 170 ग्राम्स टू 180 ग्राम्स फॉर मेन, यानी कि जो बॉल का जो वेट होता है हमारा, उसका 170 ग्राम से 180 ग्राम मेन के लिए रहता है, और वुमेन के लिए जो रहता है 150 ग्राम और 160 ग्राम के बीच में ये रहता है। The sepak takraw ball can be single colored, हम देखते हैं कि बॉल जो है कि बॉल का कलर हम देखते हैं कि मैन के लिए है या वुमेन के लिए, ऐसा नहीं होता है। The sepak takraw ball can be सिंगल कलर भी हो सकता है, वो मल्टी कलर भी हो सकता है और लुमिनियस भी हो सकता है, प्रोवाइडेड द कलर विल नॉट इनहिबिट टू परफॉर्मेंस ऑफ द प्लेयर, यानी कि कलर वो ऐसा होना चाहिए जो खिलाड़ी की परफॉर्मेंस को डिस्टर्ब ना करे। तो हमने बॉल का हमारे देखा। The covering of the sepak takraw ball can also be made of synthetic rubber or soft durable material to soften the impact of the ball on the player's body. The type of material and method used in making all balls shall be approved by the staff. जो हमारी balls होती हैं इंटरनेशनल सेपक टाकरा फेडरेशन से ही अप्रूव होती हैं, वो टूर्नामेंट के अंदर और कंपटीशन में यूज की जाती है। ऑल इंटरनेशनल एंड रीजनल कंपटीशन, जो हमारी इंटरनेशनल और नेशनल और जो क्षेत्रीय जो जितने भी टूर्नामेंट होते हैं, जो बॉल हमारी जो स्टाफ इंक्लूडेड जो होती है इसी से हमारी अप्रूव होती है, इंक्लूडेड बट नॉट लिमिटेड द ओलंपिक गेम्स। जो हमारे जितने भी हमारे खेल जो गेम्स होते हैं, ओलंपिक गेम्स, वर्ल्ड गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स एंड साउथ ईस्ट एशियन गेम्स, साउथ एशियन गेम्स, नेशनल चैंपियनशिप, ये जो बॉल हमारी होती है शैल बी प्लेड विद स्टाफ अप्रूव सेपक टाकरा बॉल। जितने भी हमारे जो खेल के जो हमारे वर्जन ऑफ टूर्नामेंट्स हैं, वो स्टाफ की बॉल से ही होता है। द प्लेयर्स, ये प्लेयर्स जो हम बता रहे हैं आपको, इसमें जो टीम और रेगो इवेंट की है, इसमें a match is played by two groups referred as a regu. Regu is a technical word, जो रेगू और रेगू ए और बी, मतलब जो अपोनेंट टीम रेगू और रेगू के बीच में खेला जाता है, कंसिस्टिंग 3 प्लेयर्स। One of the 3 players shall be positioned as a back, जिसको हम टैकोंग भी बोलते हैं, and the server. The other 2 players shall be in front, one on the left and the other on the right. The player on the left is called left hand side, और the player the right is called right hand side. आप देख सकते हैं इसमें जो सर्विस होता है, जो टैकोंग होता है, उसके जो राइट साइड में खिलाड़ी रहता है उसको राइट हैंड साइड बोला जाता है, और
जो लेफ्ट में होता है टैकों के, वो लेफ्ट हैंड साइड होता है। टीम इवेंट, each team referred to as team shall comprise 3 regus and shall consist of minimum of 9 player and maximum of 12 players, जैसे कि आप अभी देख सकते हैं। जो कि हमारे टीम इवेंट के अंदर हमारे 12 खिलाड़ी होते हैं और मिनिमम 9 खिलाड़ी होने चाहिए। Each player shall be registered in order to participate in any competition. जो भी प्लेयर हैं उनको किसी भी टूर्नामेंट से शुरू होने से पहले उनको रजिस्ट्रेशन करना बहुत जरूरी होता है। मैक्सिमम ऑफ 3 प्लेयर्स शैल बी रजिस्टर्ड एज पार्ट ऑफ द टीम्स रिजर्व पूल, यानी कि 9 खिलाड़ी प्लेइंग में रहते हैं और 3 उसमें रिजर्व में रहते हैं। मे बी piloted and only substitute. Each player shall be permitted to play for only one regu in any team match, यानी कि एक खिलाड़ी सिर्फ एक ही रेगू में खेल सकता है, वो परमिटेड रहता है। Prior to the start of the game, each team must have minimum of 9 registered players present of the playing court. Any team less than 9 players shall not be permitted play the game and shall be disqualified. यानी कि 9 खिलाड़ी से, अगर आपकी टीम में 9 खिलाड़ी से अगर कम रहेंगे एट द कोर्ट, जब मैच आपका शुरू होगा तो कोर्ट पे मिनिमम 9 खिलाड़ी आपके होने चाहिए। अगर 9 खिलाड़ी अगर नहीं रहते हैं तो वो टीम डिस्क्वालीफाई कर दी जाएगी या कर दी जाती है। Regu event. Each regu shall consist of minimum of 3 players and maximum of 5 players. One regu of 3 players plus 2 reserve, all of whom must be registered. जो 5 प्लेयर रजिस्टर्ड होते हैं उसमें 3 प्लेयर्स प्लेइंग में रहते हैं और 2 रिजर्व में रहते हैं, जैसे कि आप सब जानते हैं। आप जैसे आप देख भी सकते हैं कि 5 खिलाड़ियों का रेगू रहता है। Prior to the start of the game, each regu must have at least 3 players present on the playing court. Any regu with less than 3 players shall not be permitted to play the game and shall be disqualified. यानी कि 5 खिलाड़ी हमारे रेगू में रहते हैं और 3 खिलाड़ी मिनिमम होने चाहिए कोर्ट के ऊपर मैच शुरू होने से पहले। अगर 3 खिलाड़ी से कम रहते हैं तो वह टीम भी डिस्क्वालीफाई कर दी जाए। प्लेयर्स अटायर, आप देख सकते हैं प्लेयर्स अटायर्स। द अपैरल यूज्ड द प्लेयर्स शैल बी इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ दिस गेम. Any equipment that is designed to increase or reduce the speed of the ball, increase the player's height or movement, or any other way give an unfair advantage or endangers himself or other players shall not be permitted. यानी कि आपका जो प्लेयर अटायर्स ऐसा होना चाहिए कि जो ऐसा डिजाइन होना चाहिए कि किसी अपोनेंट टीम खिलाड़ी को किसी भी प्रकार का डिस्टरबेंस या कोई डेंजरस चीज ना हो उसके साथ। The opposing team shall be a jersey of different color. जो भी टीम हमारी खेलेंगी आपस में वो उनकी जर्सी का कलर डिफरेंट होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। A team shall have a minimum of 2 sets of jersey, यानी कि जो भी टीम रजिस्टर्ड होगी खेलने आएगी नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे, आपके पास 2 जर्सी मतलब 2 सेट होने चाहिए आपके पास जर्सी के डिफरेंट कलर के। If both team are wearing the same color jersey, then the home team shall change. यानी कि अगर एक ही कलर की जर्सी बाई चांस अगर किसी टीम की हो जाती है तो जो होम टीम होगी वही अलाउड होगी कि वो अपनी जर्सी चेंज करेगी जब मैच स्टार्ट होता है। A player attire consists of जर्सी, जो प्लेयर का जो अटायर रहता है उसमें जर्सी, शॉर्ट्स, सॉक्स एंड स्पोर्ट शूज विद रबर शॉल। जो हमारे जो शूज होते हैं वो रबर शॉल होने चाहिए, उसमें हील नहीं होनी चाहिए। द एंटायर अपैरल ऑफ द प्लेयर्स इज रिगार्डेड एज पार्ट ऑफ द बॉडी। जो भी हमारा अटायर होगा, जो भी हमने उसको हम यूज कर रहे हैं खेलते हुए, वो बॉडी का पार्ट माना जाएगा। ऑल जर्सी शैल बी प्रॉपर्ली टक्ड इन प्रायर टू द स्टार्ट ऑफ द एवरी सेट। यानी कि जब भी आपका मैच शुरू होगा आप तो आपका जो जर्सी को टक अंदर आपके नेकर के अंदर टक होना चाहिए, टक आउट फॉर द अनरिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट। आप इसको समझ सकते हैं कि आपकी जो जर्सी है आपके शॉर्ट्स के अंदर टक रहनी चाहिए। जैसे कि आपको
ये पिक्चर में भी दिखाई दे रहा होगा। देखिए अभी ये देखिए, ये आपको दिखाएगा सभी टीम ने भी इसको इसमें टी शर्ट्स को टक किया हुआ अपने, ये आप देख सकते हैं पिक्चर में। ऑल जर्सी शैल बी नंबर्ड, आप देखेंगे अभी आप, all jerseys shall be numbered on both the front and back. A player shall be assigned only one number from 1 to 36. यानी कि जो एक हमारे रूल्स में है, आप जर्सी पर 1 से 36 नंबर तक आप लिख सकते हैं, 1 से 36 तक लिख सकते हैं नंबर, आप फ्री हैं, आप कोई सा भी नंबर लिख सकते हैं। द नंबर शैल नॉट बी लेस देन 19 सेंटीमीटर, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये देखिए आप दिखाई दे रहा होगा, ये जो बैक साइड में है, ये आपका नंबर जो है 19 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। एंड द नेम ऑफ द प्लेयर और कंट्री ही रिप्रेजेंट शैल बी प्रिंटेड ऑन द बैक ऑफ द जर्सी अबव। आप देख सकते हैं जिस तरह से ये पीछे ऊपर आपके कंट्री का नाम या आपका कोई नाम लिखना चाहते हैं तो वो नंबर के ऊपर होना चाहिए बैक साइड में। जर्सी में कैरी द स्पॉन्सर्ड लोगो, और होना चाहिए लोगो आपका होता है, करेक्ट। वन मोर थिंग, इसमें एक रह गया था अभी, फ्रंट साइड जर्सी का जो नंबर है जो फ्रंट साइड में जर्सी का नंबर 10 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। द इन हाइट ऑफ द फ्रंट विद द चेस्ट एरिया में आप बीच में भी कर सकते हैं, ऊपर भी कर सकते हैं, आपका जो है वो 10 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। जर्सी जो है आपकी मे बी कैरी स्पॉन्सर्ड लोगो आप सब्जेक्ट टू द टूर्नामेंट, यानी कि आप जो टूर्नामेंट्स के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं उसके आधार पे आप अपने लोगो आप लगा सकते हैं। यानी कि जैसे एग्जांपल कोई टूर्नामेंट हो रहा है, उसमें टूर्नामेंट की जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, अगर वो उनका कोई लोगो है आप वो यूज कर सकते हैं, उनके रूल्स रेगुलेशन होंगे तो अगर वो आप लोगो यूज नहीं कर सकते हैं। The captain, the jersey manufacturer logo may appear any player, appear that appropriate size के अंदर कर सकते हैं। The captain of each regu shall bear the armband, upper arm, left upper arm। जब भी कोई टूर्नामेंट शुरू होगा या कोई भी टूर्नामेंट हो तो कैप्टन को जो अपना आर्म बैंड है, कैप्टन आर्म बैंड लेफ्ट साइड में आपको पहनना होगा। And any other apparel not specially mentioned in these law of the game shall have to approved by the staff. सब्स्टिट्यूशन में आप देख सकते हैं, a player not allowed to play in more than one regu in any team। प्लेयर्स को अलाउड नहीं है एक रेगू में एक रेगू से अलग खेलने के लिए टीम इवेंट के अंदर। एंड सब्स्टिट्यूशन ऑफ प्लेयर्स शैल बी परमिटेड at any time by showing the substitution card to the referee when the ball is not played। जब भी आप सब्स्टिट्यूट होगा, जब बॉल प्ले के अंदर नहीं रहेगी तो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। द सब्स्टिट्यूशन कार्ड, जैसे कि नंबर कौन अंदर जा रहा है और कौन बाहर आएगा, वो नंबर आपको शो करना होता है। In each regu, 2 substitution may be permitted in each set। The player who has been substituted earlier shall be allowed to re-enter the same set। जब भी आप चेंज कर सकते हैं, वो री-एंटर भी मतलब दोबारा भी सेम प्लेयर को आउट करके एंटर कर सकता है प्लेयर को। 1 or 2 substitution may be made at the same time for both team and regu event competition। ये दोनों टीम और रेगू इवेंट कंपटीशन में इसको हम यूज कर सकते हैं। For regu event, each regu may nominated a maximum of 2 reserve for any match and addition of 3 players। रेगू इवेंट में 2 रिजर्व रख सकते हैं और टीम इवेंट में 3 रिजर्व प्लेयर्स रहते हैं। For team event, each team may nominated a maximum of reserve players in match। Each team may be permitted to file maximum of 2 of the 3 reserve player in regu। A reserve player filed in the regu shall play at the particular regu event। The remaining reserve player may be filed in the next regu। Number 4, teams
shall not be allowed to make any substitution if they have already fielded all their 3 reserve players. यानी कि आपने अपने 3 प्लेयर्स को रिजर्व यूज कर दिया तो यू कैन नॉट चेंज, आप अपने खिलाड़ी को चेंज नहीं कर सकते. इफ ए रेगू स्टार्ट द नेक्स्ट सेट with different players from those who finished the previous set, each change of considered as a substitution. If a regu start the next set with different players से start होता है, तो those who has finished the file previous set, each change is considered as a substitution. उसको हम change कर सकते हैं दूसरे सेट में भी अगर सेम खिलाड़ी को जो हमने चेंज किया है. In an event of any injury, the injured player may be substitute provided the 2 substitution have not been utilized yet. यानी कि जो खिलाड़ी को अगर कोई इंजर हो जाता है तो उस खिलाड़ी को हम चेंज कर सकते हैं जब तक कि आपने दोनों सब्स्टिट्यूट अपने ना लिए हों. अगर आपका सब्स्टिट्यूट का कोई बचा है तो आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इंजरी खिलाड़ी को नहीं कर सकते. If the two substitutions have already been fielded and the injured player is rendered unfit to continue play, the game will end and the regu shall be considered as a having lost in that set. वो set मतलब वो हारा हुआ रेगू माना जाएगा अगर आपने खिलाड़ी वो नहीं खेल पाता तो. Any regu having less than 3 players shall not be allowed to continue the game and shall be considered as having lost in the set. A regu having नहीं, उसको अलाउड नहीं करेंगे अगर वो हो जाता है तो खेलने के लिए. If a player is shown red card, is sent off from the game, his regu is allowed to make a substitution provided that his regu has not utilized. अगर किसी खिलाड़ी को रेड कार्ड दिया जाता है तो उसको सेंट ऑफ, उसको बाहर कर दिया जाता है और सब्स्टिट्यूट को हम ले सकते हैं अगर है तो आपके पास both substitution. If not, if in that set, if his regu has utilized both substitution in that set, the game shall end. जिस तरह से अगर वही स्थिति में अगर आपका जो दो रेगू आपने दो चेंज का आपने कर लिए हैं तो आप उसको खिलाड़ी को नहीं रख सकते, उसको सेंट ऑफ कर जाएगा, मैच को हारा हुआ माना जाएगा. द कॉइन टॉस. मैच स्टार्ट करने से पहले आप देखेंगे जस्ट बिफोर द स्टार्ट मैच द कोर्ट रेफरी विल टॉस ए कॉइन और डिस्क. मतलब मैच स्टार्ट करने से पहले टॉस किया जाता है. द प्रेजेंस ऑफ द अपोजिंग कैप्टन, द कैप्टन हु कॉल्स करेक्टली मे इलेक्ट टू आइदर सर्व फर्स्ट और चूजन विच साइड ऑफ द कोर्ट ऑफ स्टार्ट द मैच फ्रॉम. उनको वो चूज कर सकते हैं वो कौन से साइड से स्टार्ट करना है या सर्व करना है. The loser makes the remaining choice. Both sides shall abide by the court referee's instructions. Position of players during service. ये आप देख सकते हैं at the start of the play, the players of both regus must be in their respective courts in ready position. आप देखेंगे जो पोजीशन है जो जिस समय मैच हमारे स्टार्ट होता है when जब सर्विस स्टार्ट होती है तो सर्विस स्टार्ट होती है तो सर्विस साइड के जो प्लेयर हैं उनकी पोजीशन आप देख सकते हैं. ये टेकोंग है, टेकोंग सेंटर सर्कल में रहते हैं और जो हमारे जो सेमी सर्कल है इसमें जो राइट इन साइड और लेफ्ट इन साइड आप देख सकते हैं. और जो अपोनेंट रिसीविंग वो है फ्री टू बी एनीवेयर इनसाइड देयर कोर्ट. वो अपने कोर्ट में फ्री रहते हैं, वो कहीं भी अपने कोर्ट में खड़े हो सकते हैं जैसा कि आपको पोजीशन में आपको दिखाई दे रहा है इसमें. द स्टार्ट ऑफ प्ले एंड सर्विस. आप देख सकते हैं इसमें ईच मैच मस्ट बी ऑफिशिएटेड बाय अ रेफरी सिचुएशन एट वन एंड ऑफ द नेट एंड असिस्टेंट रेफरी situation opposite side referee, a court referee stationed behind the referee and one line referee or two right of the referee along with sideline and one line referee to the right in the assistant referee. जी referees की position रहती है मैच स्टार्ट करने के लिए and the referee is supported off court by a official referee. एक उसमें off court भी रहता है, official referee भी रहता है जैसा कि आप स्क्रीन पे इसमें देख पा रहे हैं. The regu which serves first shall serve 3
कंसेक्यूटिव टाइम्स। जो रेगू स्टार्ट होगा, जो सर्विस जो स्टार्ट करेगा, वो एक टीम को कंटिन्यूस 3 सर्विस करने के लिए अलाउड किया जाता है, फॉलोड बाय द अपोजिंग रेगू विच शैल आल्सो सर्व 3। यानी कि 3 सर्विस के बाद सर्विस चेंज होगी, ये दोनों टीम के लिए किया गया है। सर्विस शैल अल्टरनेट देयर आफ्टर एवरी 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट के बाद चेंज होगी सर्विस, रिगार्डलेस ऑफ विच साइड विन द पॉइंट। द मोशन ऑफ द रोलिंग बॉल, ये एक रोलिंग बॉल है, इसके इसमें हमारे इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन में आता है, इज ए काउंटेड एज अ 1 काउंट when the ball touch any part of the body from below the neck and roll of the other approved part of the body and vice versa unintentionally। इसमें क्या होता है कि जैसे रोलिंग बॉल, जैसे टेकोंग ने सर्विस किया है, टेकोंग सर्विस कर रहा है और सर्विस करने के बाद जो अपोजिट टीम उसको रिसीव करती है, बॉल कई बार पैर पे लगने के बाद वो रोल होके पूरा यहाँ तक भी आ जाता है और कभी पैर पे भी लग जाता है, तो उसको एक ही काउंट करेंगे। अगर वो बॉल आपको इतने हिस्से से लगने के बाद बॉल रोल होके चिन पे लगता है तो वो 2 काउंट होगा, और जो यहाँ तक के आपके बॉडी पे हिस्से पे अगर रोल होता है बॉल तो वो एक ही काउंट किया जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड जो रोलिंग बॉल का जो हमारा नियम है। एंड ड्यूस व्हेन बोथ साइड रीच, हमारे मैच में जैसे 20-20 ऑल हो जाता है, जैसे कि हम जानते हैं कि 20 का हमारा मैच होता है, 20-20 ऑल होता है, तो सर्विस शैल अल्टरनेट एट द एवरी पॉइंट। यानी कि 20-20 ऑल के बाद जो हमारा ड्यूस होगा, सर्विस अल्टरनेट, एक सर्विस एक टेक-ऑन करेगा, उसके बाद दूसरी सर्विस दूसरा टेक-ऑन करेगा, दोनों टीम से। The regu receiving the first service in the previous set shall serve first in the subsequent set. Players shall change side before the side of the set each, मतलब जब भी change होगा side change करेंगे। During the third set, the team shall change side when one regu reach 11 point. जो थर्ड सेट हमारा होता है उसमें एक एक सेट, मान लो कि अगर दोनों टीम एक एक सेट विन कर गए हैं या जीत गए हैं, तो जो थर्ड सेट हमारा रहेगा उसमें जो भी टीम पहले 11 पॉइंट बनाएगी, वो जो भी अपोजिट या अपोनेंट जो भी होगी, जो पहले 11 पॉइंट जिसके बनेंगे, तो रेफरी कॉल द साइड चेंज करने के लिए कहा जाता है उनको। यानी कि रूल में कि 11 बनने के बाद साइड चेंज। नंबर 10, once the referee calls point, name of the team, the take-on of the serving team as 15 seconds। एक रूल है हमारा ये, पहले जैसे कि स्टार्टिंग में पॉइंट सर्विस के बने तो ये 15 पॉइंट्स का मैच होता था, उसमें सर्विस चेंज होती थी तो मैच उसमें बहुत लंबा चला जाता था। उसके बाद ये कुछ नियम इसके चेंज होके इसको फिर एक बार 20 का इसको किया, फिर रेगुलर कंटिन्यू 3-3 सर्विस का इसको चला। फिर इसमें क्या होता था कि रेफरी जब भी पॉइंट कॉल करेगा, पॉइंट को जो नेम देगा टीम को, तो टेक-ऑन को सर्विस विद इन 15 सेकंड के अंदर क्लियर करना पड़ेगा। अगर 15 सेकंड के अंदर वो सर्विस को क्लियर नहीं करता है तो दूसरी टीम को फॉल्ट काउंट करके मैं पॉइंट दूसरी टीम को दे दिया जाएगा। Whipping the sweat, adjusting the affair and other related action shall be done with the period of the 15 second। आप 15 सेकंड के अंदर आपका जो भी आपका एक्शन है वो विद इन आपको 15 सेकंड में जैसे ही पॉइंट होता है आपको सर्विस करना ही पड़ेगा। The throw must be executed as soon as referee calls the score. If the throw is executed before the referee calls the score, it shall be rethrow. Rethrow and warning shall be given to the regu. A repetition of this act shall be considered as a fault। एक इसमें एक नियम है हमारा, जब रेफरी कॉल करने से पहले जैसे बॉल थ्रो कर देता है खिलाड़ी राइट साइड या इनसाइड जो भी थ्रो करता है, तो रेफरी कॉल करने से रेफरी उसको पहले बुला के उसको वार्निंग देगा कि आपको बॉल मतलब जब भी आपको थ्रो करना है रेफरी के पॉइंट बोलने के बाद ही आपको कॉल करना है। अगर वो ऐसा दोबारा भी रिपीट करता है तो वो फॉल्ट कंसीडर किया जाएगा उसमें। During the service, as soon as the take-on kicks the ball, all players shall be allowed to move about freely in their respective courts।
यानी कि जब टेकोंग सर्विस करता है तो थ्रो करने के बाद जैसे ही उसके टेकोंग के पैर पे बॉल लगता है, किक करता है बॉल को, तो उसके जो कोर्ट में खिलाड़ी राइट साइड और इनसाइड जो खड़े हैं वो फ्री हैं अपने कोर्ट में कहीं भी आने के लिए। The service is valid if the ball passes over the net, whether it touched the net or not, and inside the boundary of the two net steps and boundary lines of the opponent court. यानी कि नेट से बॉल क्रॉस होना चाहिए, वो चाहे वो नेट टच होकर जाए, वो बाउंड्री के अपोनेंट टीम के अंदर गिरेगा तो पॉइंट मिलेगा, अगर बाउंड्री के बाहर जाएगा तो पॉइंट नहीं मिलेगा। In a knockout system, the team event and team does not have to play third regu of winner has been decided. यानी कि जो नॉकआउट अगर हो जाता है तो हमारा थर्ड रेगू does not have to play. In knockout system में अगर जो टीम हमारी 2 मैच जीत जाती है टीम इवेंट में, और उसमें थर्ड रेगू की जरूरत नहीं होती. इन ए लीग सिस्टम टीम इवेंट इट्स मैंडेटरी फॉर टीम फॉर प्ले द थ्री रेगू. जो टीम इवेंट का जो लीग सिस्टम अगर रहेगा हमारा, तो उसमें क्या है कि टीम इवेंट में जैसे कि 3 रेगू होते हैं, रेगू नंबर 1, रेगू 2, रेगू 3, तीनों रेगू खेलना मैंडेट है, मैंडेटरी पॉइंट सिस्टम. फॉल्ट्स, ए फॉल्ट थोड़ा एक फॉल्ट है हमारा, देखेंगे आप. ए फॉल्ट इज डिमीड टू हैव ए अकॉर्ड इन द इवेंट ऑफ द फॉलोइंग. हम देख सकते हैं इसमें द सर्विंग साइड ड्यूरिंग सर्विस. ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट है, इस पे हमें थोड़ा देखना चाहिए. द इनसाइड प्लेयर मेकिंग सर्विस थ्रो, play about with the ball, throwing up the ball, bumping, giving to the other inside player, etc. after the call of the score has been made by the referee. तो देखेंगे कि कई बार पॉइंट बोलने के बाद खिलाड़ी जो थ्रो होता है 50 फुट, ये जो बॉल थ्रो करता है, जो इनसाइड प्लेयर होते हैं वो अपना पैर नहीं उठा सकता ड्यूरिंग द सर्विस एग्जीक्यूशन. आपका क्वार्टर सर्कल से सर्विस में दोनों ही आप देख सकते हैं, जो भी अपने जो क्वार्टर सर्कल रहेगा वो नहीं उठ सकता. और लाइन और क्रॉस ओवर द टचेस एट द नेट व्हाइल द बॉल बीइंग थ्रोन फॉर सर्विस. अब अभी पिक्चर एक पीछे है, अभी मैं आपको थोड़ा इसमें दिखाता हूँ. पिक्चर को भी हम बाद में जाएंगे, पहले आप इसमें देखेंगे द सर्विस स्टिल नॉट रेडी पोजीशन फॉर द 15 सेकंड. तो रूल है वो है ही जो होता है फॉर द सेकंड टाइम ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ सर्विस. ये जो पॉइंट है जिसकी मैं पिक्चर अभी मैं आपको पीछे गई थी वो दिखाते हैं अभी. द ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द सर्विस द टेकोंग्स नॉन किकिंग फुट is lifted off the floor provided the kicking foot puts contact with the ball or the non-kicking foot steps completely out of the service circle. Tekong does not kick. ये जो मैं आप पिक्चर में आपको दिखाना चाहूँगा, ये जो आपको बताया अभी, ये जो टेकोंग का जो नॉन किकिंग फुट है वो आपका जब भी फ्लोर से होगा वो आपका नहीं उठना चाहिए, और या तो फिर सर्कल से बाहर होता है. या पिक्चर में आप देखेंगे आप इस तरह से. देखिए एक बार ये आप देख सकते हैं कुछ फॉर्मेशन है. इसको हम देखिए जैसे टेकोंग सर्विस कर रहा है, ये आप देख सकते हैं. ये अपना सेंटर सर्कल में, आपके सर्विस सर्कल में है. जब सर्विस कर रहा है टेकोंग, बॉल उसके पैर पे लगी है और ये बिल्कुल राइट फॉर्मेशन में है. ये फाउल होगा, बिल्कुल राइट है. क्या प्लेयर का जो पैर है, जो मार्किंग की होती है, ये जो हमारे सेंटर की जो सर्कल होता है हमारा, या सर्कल के आप देख सकते हैं टच हो रहा है. इसमें टच भी फाउल नहीं है. टच का आर्गुमेंट कर लेते हैं रेफरी से, या कोचेस भी आ सकते हैं इसमें टच कर दिया है. ये टच भी फाउल नहीं होता है. इसको हम पिक्चर में अच्छे से देख सकते हैं. आप इस पिक्चर में देखेंगे, आप दिखाई दे रहा होगा, ये रॉन्ग, ये सर्कल से टोटली बाहर आ गया. ये आप देख सकते हैं बिल्कुल बाहर है. जंप लेके और इसका पैर उठ के सर्कल से बाहर आ गया. ये बिल्कुल फॉल्ट. इस चीज का सभी कोचेस और खिलाड़ियों को भी ध्यान देना पड़ेगा. अपने खिलाड़ियों को भी बताना चाहिए कि आपको टेकोंग को पैर आपको लिफ्ट नहीं करना चाहिए. एक और जो आपका है
ये तो बॉल जैसे पैर उठ के आपका सर्कल से बाहर आया, इसमें पैर आपका सर्कल से लिफ्ट हो गया है। लिफ्ट हो गया मतलब आपके फ्लोर से टच होना चाहिए बॉल, ये लिफ्ट हो गया है बॉल, पैर जो है लिफ्ट हो गया, ऊपर उठ गया है, यानी कि पैर का उठना भी एक फाउल होता है। इस तरह से आप देख पा रहे हैं पिक्चर्स में, आपको मैंने थोड़ा पिक्चर से दिखाया था, आप होपफुली आप समझ गए होंगे, आपके जितने भी हमारे कोचेस और खिलाड़ी इसको देख रहे होंगे, तो आप लोग सभी भी इसको अपने, जब भी आपकी एकेडमी, आपके जो सेंटर हैं, उस पर अभी खिलाड़ियों को इसके विषय में आप जरूर बताएंगे। अभी आपको मैंने किकिंग का दिखाया था, द टेकॉन्ग डज नॉट किक द बॉल, उसमें आप पढ़ सकते हैं आप, द बॉल टच इज ऑन प्लेयर, क्रॉस होने से पहले, द गोज ओवर द नेट लैंड आउटसाइड द कोर्ट, यानी कि आउटसाइड में कोर्ट बाहर जाती है, द फॉल्स क्रॉस द नेट, एंड a player use his hand or hands or any part of his arm to the support execution of the kick, even if the hand or arm does not directly touch the ball, but it touches the other object of the surface of the instead. आप इसमें थोड़ा स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं, द थ्रोअर ऑफ द सर्विंग रिगो थ्रो द बॉल बिफोर द रेफरी कॉल्स द स्कोर, अभी पहले भी बताया था मैंने, सेकंड टाइम सब्सिक्वेंटली टाइम सर्विस सर्विंग एंड द रिसीविंग साइड, अभी इसमें सर्विंग एंड द रिसीविंग साइड के जो फॉल्ट है ड्यूरिंग द सर्विस आप इसमें देख सकते हैं। डेलिबरेटली क्रिएटिंग डिस्ट्रक्शन द शाउटिंग, एक और चीज है भी आपको बता दें, रूल नंबर 11 का 2.1 है, इसमें डेलिबरेटली क्रिएटिंग distraction by shouting, making noisy or gesture at an opponent after the referee call the score. जब भी रेफरी स्कोर कॉल करता है, रेफरी स्कोर, तो अपोनेंट टीम जैसे सर्विस के दौरान चिल्लाते हैं या कुछ आवाज निकालते हैं जो कि इफेक्ट करता है खिलाड़ी को, या फिर कुछ इशारा करते हैं, वो इशारा करना जो एक जेस्चर्स होता है, उसको रेफरी को देखना चाहिए और उसको फॉल देना चाहिए उसको। नेक्स्ट, फॉर द बॉस बोथ साइड्स ड्यूरिंग द गेम, टच द बॉल ऑन द अपोनेंट साइड, अपोनेंट साइड अगर आप टच करते हैं बॉल को, दूसरी साइड में जाके नेट, जैसे नेट के क्रॉस में अगर बॉल को टच करते हैं आप, तो ये भी फाउल होता है। एनी पार्ट ऑफ प्लेयर्स बॉडी क्रॉसिंग ओवर इनटू ओपोनेंट्स कोर्ट वेदर अबव और अंडर द नेक्स्ट एक्सेप्टिंग ड्यूरिंग द फॉलो थ्रू, मेन चीज है हमारा ये फॉलो थ्रू। मैं थोड़ा पिक्चर में आपको थोड़ा दिखाना चाहूंगा, आपको फॉलो थ्रू को आप समझेंगे जरा कि फॉलो थ्रो नेट के ऊपर भी, और जब वो शॉट मारने का नीचे भी आता है तब भी उसको फॉलो थ्रो किस तरह से काउंट किया जाता है, ये मैं आपको थोड़ा पिक्चर से थोड़ा मैं बताना चाहूंगा। ये आप देखेंगे, एक ये पिक्चर है, इसमें एक जो प्लेयर जो है बॉल को अपने कोर्ट से हिट कर रहा है, आप पिक्चर में दिखाई दे देंगे, अपने पाव से हिट कर रहा है या उसको स्मैश कर रहा है या टैप कर रहा है, आप इसको पिक्चर में देख सकते हैं अच्छे से। आप ये देखिए, हिट करने के बाद ये हिट किया दोबारा, ये नेट के बिल्कुल ऊपर है, अब भी बॉल उसके पैर के कांटेक्ट में है, और यहाँ पे देखिए इसने हिट करने के बाद कांटेक्ट में इसका पैर थोड़ा नेट के क्रॉस हो गया है। यहाँ मैं आपको एक बार सभी को बताना चाहूंगा, जैसे एक पैर क्रॉस हो गया, और ये जो पैर जो क्रॉस हुआ है इसको हम फॉलो थ्रो काउंट करेंगे, इसको हम नेट क्रॉस को फाउल नहीं देंगे, ये फॉलो थ्रो में जाएगा। अब इस तरह से ये वापस शॉट करने के बाद वापस अपने कोर्ट में खिलाड़ी आ गया, फिर दोबारा से देखेंगे एक बार, देखिए इस तरह से, ये देखिए, अब देखिए आप जिसे दोबारा देखिए आप, ये हिट किया इसने बॉल, फिर गया ये नेट के क्रॉस किया, ये देखिए नेट क्रॉस, ये फॉलो थ्रू में इसका पैर गया है, यानी कि बॉल को हिट करते हुए इसका पैर फॉलो थ्रू में गया और वापस फिर अपने ही कोर्ट में आ गया है, विदाउट टच द नेट, नेट को उसने टच नहीं किया खिलाड़ी ने, और वापस फिर से आ गया। इसको हम फॉलो थ्रो कहेंगे, और कई बार इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं, कोचेस भी और खिलाड़ी भी, और हम अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट करते हैं अपने रेफरी से, या इसको रेफरी बहुत अच्छे से देखते हैं, और रेफरी को जब रेफरी चेयर पे बैठे होते हैं तो उनको बहुत अच्छे से दिखाई देता है वहाँ से, क्योंकि जो एंगल होता है देखने का, कोच का बैठने का एंगल अलग होता है, खिलाड़ी का एंगल अलग होता है, रेफरी जो होता है बिल्कुल राइट एंगल में बैठा होता है, उसको वहाँ से दिखाई देता है बिल्कुल करेक्ट
फॉर्मेशन में। तो जैसे आपने अभी देखा था, जैसे इसमें अभी चेयर रेफरी तो इसमें मैं दिखाई नहीं दे पा रहे मैच में, लेकिन रेफरी को आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए बहुत ही मतलब शार्प तरीके से देख रहे हैं। इसमें चेयर रेफरी, को रेफरी दोनों देखते हैं इस तरह से। ठीक है, एक बार मैं इसको दोबारा से फिर से एक बार रिपीट करना चाहूंगा, आप एक बार देखिए, फॉलो थ्रू को आपको समझना है। देखिए इस तरह से, देखिए खिलाड़ी ने जो बॉल है अपने कोर्ट में ही टच किया है, ना कि उसके कोर्ट में टच किया है। फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, हिट कर रहा है बॉल को, वो हिट करने के बाद कंटिन्यूशन में हिट है, और यहां से जो इसका पैर अभी पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, ये पैर इसका नेट को थोड़ा क्रॉस हो रहा है, ये फॉलो थ्रू में जा रहा है इसका पैर। आई होप ऑल कोचेस एंड प्लेयर्स इसको समझ गए होंगे, और इसमें थोड़ा अपने खिलाड़ियों को भी ज्ञान दीजिए, उनको थोड़ा अपग्रेड कीजिए बता के, उनको बताना चाहिए। इस तरह से प्लेयर का हमारा वापस आ जाता है, राइट। एंड प्लेइंग द बॉल मोर देन 3 टाइम सक्सेशन, यानी कि 3 से ज्यादा बॉल टच करना ही फाउल होता है। द बॉल टचेस द प्लेयर आर्म, हाथ पे लगना फाउल सभी जानते हैं। स्टॉपिंग और होल्डिंग द बॉल अंडर द आर्म, हाथ के अंदर रुकना या पैरों के बीच में फंसना बॉल, ये भी फाउल होता है। एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द प्लेयर्स आउटफिट दैट इज शूज, जर्सी, हेड टू टचेस नेट और द पोस्ट, यानी कि आपका जो अटायर है, जर्सी है, आपका जो हेड बैंड है, रुमाल है, वो अगर आपका नेट या पोस्ट पे टच करता है, रेफरी चेयर या नेट पोस्ट पे टच करता है, तो वो भी फाउल काउंट होता है। ये भी आप अपने खिलाड़ियों को बताएं। स्कोरिंग सिस्टम, हम आते हैं स्कोरिंग सिस्टम पे। आप देख सकते हैं स्कोरिंग सिस्टम, when either serving receiving regu commits the fault of points or awarded the point, यानी कि जो भी करता है, each set won the by regu when reach the score of 21, यानी कि 21 पॉइंट जिसके पहले बनेंगे, अगर पॉइंट 20-20 बराबर नहीं होते तो 21 पॉइंट जिसके अगर पहले बनेंगे तो वो सेट जीतता है। इन द इवेंट ऑफ द स्कोर 20-20 द सेट शैल बी वॉन बाय द साइड व्हिच गेट्स अ लीड ऑफ 2 पॉइंट्स, यानी कि ड्यूस, यानी कि 2 पॉइंट का डिफरेंस होगा अगर 20-20 होंगे, एंड साइड रिचेस 20, अगर 2 पॉइंट डिफरेंस नहीं होता है तो 25 पॉइंट्स तक ये मैच हमारा जाता है। Each match shall be determined on the basis of the best of 3 sets format with 2 minutes break. हर सेट में जब भी आपका जो सेट खत्म होता है उसमें 2 मिनट्स का ब्रेक मिलता है। सेट शैल बी रेफर टू द फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड, इसमें आप देख सकते हैं 2 मिनट का इसमें रेफरी मिलता है। और ये स्कोर शीट है हमारी, आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, इसमें टीम इवेंट और हमारे रेगू इवेंट की स्कोर शीट है, अप्रूव्ड बाय द स्टाफ इंटरनेशनल सेक्रेटरी फेडरेशन। ये हमारी स्कोर शीट रहती है। टाइम आउट, इसमें आप देख सकते हैं ईच रेगू शेल बी इंटाइटल्ड टू 1 टाइम आउट फॉर ए पीरियड ऑफ द नॉट एक्सीडिंग 1 मिनट इन द ईच सेट। हर सेट में टीम को एक ही टाइम आउट अलाउड है, जो कि वो ओनली द टीम मैनेजर और कोच में भी कॉल फॉर टाइम आउट ओनली व्हेन द बॉल इज नॉट प्ले। जब बॉल खेल में नहीं हो तो कोच या मैनेजर टाइम आउट ले सकता है, ओनली सिर्फ वो भी एक सेट में एक ही टाइम आउट लिया जा सकता है, ओनली 2 पर्सन। और यहाँ पे एक चीज आप देखेंगे पिक्चर के अंदर, ओनली 2 पर्सन ऑफ डिफरेंट आउटफिट फ्रॉम द प्लेइंग रेगू शैल बी अलाउड एट द बेस लाइन ड्यूरिंग टाइम आउट। टाइम आउट के दौरान आप देख सकते हैं जो पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है, जब भी टाइम आउट होगा तो खिलाड़ी मैदान से बेस लाइन के बाहर आ जाएंगे और वो 1 मिनट के लिए टाइम आउट रहेगा उसमें। और जो 2 या वो कोच हो सकते हैं या मैनेजर हो सकते हैं या प्लेयर भी, बट लेकिन उनका जो अटायर जो रहेगा, आउटफिट रहेगा, वो इन खिलाड़ियों के जैसा नहीं होना चाहिए, अलग होना चाहिए, जैसा कि आप बिल्कुल पिक्चर में आप देख पा रहे हैं। टेम्परेरी सस्पेंशन, ये मैच का सस्पेंशन है अगर कोई प्लेयर इंजर्ड होता है, या आप इसमें देख सकते हैं इसके अंदर सब है इसके अंदर। द रेफरी में सस्पेंड प्ले टेम्परेरी फॉर नॉट एक्सीडिंग 5 मिनट्स फॉर ईच रेगू इन द इवेंट, इंजर और रिक्वायर्ड इमीडिएट मेडिकल इंटरवेंशन, यानी कि प्लेयर अगर कोई इंजर्ड हो जाता है तो उसका सिर्फ 5 मिनट्स तक ही उसका किया जाता है, अगर इंजर्ड प्लेयर को चेंज नहीं करते हैं तो होता है इसका। और ये सब आप स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं।
ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंजर्ड खिलाड़ी के बारे में, ये उसका एक सस्पेंशन ऑफ प्ले का है। इसमें आप अच्छे से आप पढ़ भी पा रहे हैं। डिसिप्लिन, अब ये मेन चीज है डिसिप्लिन। आप इसके अंदर देखेंगे कि डिसिप्लिन नॉट फॉर प्लेयर, ये कोचेस के लिए भी है, मैनेजर्स के लिए भी है और टीम ऑफिशियल्स के लिए भी है, सबके लिए। एक खिलाड़ी को डिसिप्लिन रहना चाहिए, कोचेस को डिसिप्लिन रहना चाहिए, ऑफिशियल्स को डिसिप्लिन रहना चाहिए। ये हमारे सेपक टाकरा के रूल्स एंड रेगुलेशंस में है। ऑल प्लेयर्स एंड टीम ऑफिशियल्स शैल अबाइड बाय द लॉ ऑफ द गेम, यानी कि हमारे सेपक टाकरा के रूल्स और रेगुलेशन से बंधे हुए हैं हमारे प्लेयर्स और टीम ऑफिशियल्स। एंड only the cap during the match, जब भी मैच होता है, only the captain of the regu is allowed to approach the referee during the game to request an explanation concerning the latter decision in the match। हम कई बार देखते हैं कि जब भी हमारा मैच होता है तो कुछ पॉइंट्स पे अगर कुछ कोई डिस्कशन करना पड़ता है रेफरी से या कुछ पॉइंट होता है, तो उसमें केवल कप्तान ही जो टीम का होता है वही रेफरी से बात कर सकता है और नहीं कोई दूसरा खिलाड़ी अलाउड है। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि दूसरे खिलाड़ी भी रेफरी को अप्रोच करने चले जाते हैं, ये गलत है। आप अपने खिलाड़ियों को थोड़ा समझाएं, थोड़ा सा वो खिलाड़ी ना जाएं, क्योंकि उसमें जो अलाउड जो हमारे जिससे हम रूल रेगुलेशन से हैं, ओनली फॉर कैप्टन ही जा सकता है। Any team officials or player who disputes the referee's decision during the match or act in a manner that jeopardizes and the smooth running of the match shall be regarded as having committed serious breach of the discipline and disciplinary action shall be taken against। अगर कोई भी टीम ऑफिशियल्स, वो कोच हो एंड प्लेयर हो, अगर कुछ वो कोई अनडिसिप्लिन होता है, डिसिप्लिन तोड़ता है, तो उसके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। पेनल्टी, ये थोड़ा पेनल्टीज के बारे में है। नेशनल लेवल और स्टेट लेवल पे जो ऑर्गेनाइजिंग होती है वो इस रूल को अपने लिए बना सकते हैं, लेकिन ये पेनल्टीज जो है वो एक इंटरनेशनल लेवल के अकॉर्डिंगली है। Cautionary offense, a player who is a caution shall be yellow card and he commits any of the following offenses। येलो कार्ड कब दिया जाता है? Ungentlemanly conduct detrimental to the proper conduct of the game, shows dissent to the match officials by the word or action, यानी कि कुछ बोला जाता है या एक्शन किया जाता है। रिपीटेड इन्फ्रिंजमेंट ड्यूरिंग द गेम, यानी रिपीटेड इन्फ्रिंजमेंट यानी कि एक बार आप किसी चीज को कर रहे हैं, उस चीज को आप दोबारा दोहराते हैं, हर बार दोहराते रहते हैं खेल को रोकने के लिए, तो भी आपको येलो कार्ड दिखाया जाता है। डिलेइंग द स्टार्ट ऑफ प्ले, यानी कि खेल शुरू करने के लिए आपको बाधा डालते हो या रुकावट डालते हो, तब भी आपको रेड कार्ड दिया जा सकता है। ये सभी कोचेस और खिलाड़ी भी आप अच्छे से सुने। एंटरिंग और लीविंग द कोर्ट विदाउट द रेफरी परमिशन, आपको येलो कार्ड दिया जा सकता है। आप अभी जितने भी हमारे जो कोचेस हैं, जो अभी अपकमिंग कोचेस हैं, जो हमारे थोड़ा जानना चाहिए, अपने खिलाड़ियों को बताना भी चाहिए कि जब भी आप कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट के अंदर जाने से पहले रेफरी से पूछना बहुत जरूरी रहता है। और जब भी आप वहाँ परमिशन जाएंगे तो रेफरी को इस तरह से आप करके आप जा सकते हैं। सेंडिंग ऑफ ऑफेंस, ए प्लेयर शोन ए रेड कार्ड एंड सेंट ऑफ इज कमिट एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंस। रेड कार्ड किस स्थिति में आपको दिखाया जा सकता है? डेंजरस प्ले, यानी कि आप डेंजरस प्ले खेलते हैं और डेलिबरेटली आप किसी खिलाड़ी को डेंजरस प्ले चोट मारते हैं, या वायलेंट कंडक्ट इंक्लूडिंग एनी एक्ट विद इंटेंट टू कॉज इंजरी टू द अपोनेंट और अदर पर्सन, जैसे आप किसी को इंजर पहुंचाते हैं जानबूझ के। स्पिटिंग एट एन अपोनेंट और एनी अदर पर्सन, यानी कि आप इसमें रूल्स में है, अगर आप किसी के ऊपर थूकते हैं या फिर ग्राउंड में थूकते हैं तो आपके लिए आपको रेड कार्ड की कैटेगरी में आता है। यूज ऑफ अब्यूजिंग लैंग्वेज और जेस्टर, लैंग्वेज आप गाली देते हैं किसी खिलाड़ी को, या फिर उसका जेस्टर मतलब आप भद्दे तरीके से आपको कोई इशारा करते हैं, हाँ, जो कि आप खिलाड़ी को अच्छा ना लगे, आप प्लेयर की तरफ करते हैं या कोचेस की तरफ करते हैं या फिर आप दर्शकों की तरफ करते हैं, खिलाड़ी अगर करता है जेस्चर्स तो उस खिलाड़ी को भी
रेड कार्ड दिखाया जा सकता है। शोन द येलो कार्ड ऑफ द सेकंड टाइम इन द सेम मैच, अगर आपको एक बार येलो कार्ड दिखाई दिया और उसी मैच में अगर आपको दूसरा येलो कार्ड भी दिखाई दिया तो आपको वो रेड कार्ड ऑटोमेटिकली रेड कार्ड हो जाएगा। The yellow card is shown as a player of cautionary offense committed either on the court towards an opponent team, match officials, or any other person during the match. And the practice governing the showing of the yellow cards of the yes follow. Penalty, normal questions. Often, second yellow card, receiving the same player in different match, but the same tournament penalty. कंपल्सरी ऑफ द वन मैच, यानी कि सेम मैच के अंदर आपको येलो कार्ड दिखाया जाता है तो आपको कंपल्सरी अगले मैच के लिए सस्पेंड किया जाएगा, सस्पेंशन आपको मिलेगा। Third yellow card received after suspension of for the first two yellow card in the tournament. Compulsory two match, यानी कि दो येलो कार्ड अगर किसी खिलाड़ी को दिखाई दिए जाते हैं और उसी टूर्नामेंट में उसी खिलाड़ी को अगर तीसरा येलो कार्ड भी मिलता है तो उसको दो मैच के लिए सस्पेंशन किया जाता है। A fine of US $100 to be paid by the club, यानी कि अगर वो सस्पेंशन उसका होता है दो मैच का तो इंटरनेशनल रूल्स और रेगुलेशन जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट है उसमें ये मेंशन किया गया है कि आपको $100 का फाइन भी लग सकता है और जो भी आपका क्लब होगा या एसोसिएशन होगी और आपकी फेडरेशन या आपकी कंट्री जिसको भी आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये आपका इस रूल्स में आएगा। फोर्थ येलो कार्ड, अगर आपको उसी मैच में चौथा येलो कार्ड भी मिलता है तो आपको उस टूर्नामेंट से ही पेनल्टी आउट कर दिया जाता है, इमीडिएटली सस्पेंशन ऑफ द प्लेइंग। नेक्स्ट, जैसा कि आप पढ़ रहे हैं आप इसके अंदर मिसकंडक्ट ऑफ टीम ऑफिशियल्स, ये जितने भी हमारे जो डिसिप्लिन है ये जरूरी नहीं कि खिलाड़ी के ऊपर ही लागू होते हैं, ये सभी टीम ऑफिशियल्स और उस टूर्नामेंट में जितने भी लोग हैं वो रेफरी हो या टीम ऑफिशियल्स हो या प्लेयर हो जो भी हैं वो सबको सबके लिए लागू होते हैं, सभी के लिए। डिसिप्लिनरी एक्शन shall be taken against any team officials and or members of his team for any act of misconduct committed during a tournament whether inside or outside of the court, यानी कि आप inside the court या कोर्ट के बाहर कहीं भी होंगे वो आपको लागू होगा उसके ऊपर भी। Any team officials who misbehave that creates disturbance shall be immediately escort out of the arena of the tournament officials। ये आप पढ़ पा रहे हैं, सब कुछ दे रहा है कि उस जो भी टीम ऑफिशियल होगा चाहे वो कोर्ट के अंदर हो या कोर्ट के बाहर हो, कोई डिसिप्लिनरी एक्शन इनडिसिप्लिन करता है तो उस पर डिसिप्लिनरी कमेटी उस पर डिसीजन ले सकती है। एंड दिस इज द जर्नल, एनी मैटर नॉट एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड फॉर द दीज रूल्स ऑफ द गेम शैल बी रेफर टू द काउंसिल ऑफ द रिस्पेक्टिव एसोसिएशन ऑफ द फेडरेशन। ये जर्नल है आपका और आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जितने भी रूल्स और रेगुलेशंस हैं ये सारे approved by the International Sepak Takraw Federation and Sepak Takraw Asian Sepak Takraw Federation, and this is all from staff and this all made by the Dato Abdul Halim bin Qadir and जो एक कमेटी बनी थी जब ये रूल्स को दोबारा से इसको अमेंडमेंट किया गया था उस कमेटी में जो थे दातो अब्दुल हलीम बिन कादिर BBM एंड मिस्टर भूंचैला रिपोर्ट एंड श्री योगिंदर सिंह दहिया जी और एनी अदर और भी उसमें 10 लोगों की कमेटी बनी थी। ये अमेंडमेंट किए गए थे रूल और ये इनको फिर एक प्रिंट किया गया था। और थैंक यू वेरी मच एंड स्टे होम, स्टे ब्लेस्ड। एंड अभी हम जब सब जानते हैं कि कोविड-19 कोरोना वायरस से हमारा देश या पूरा विश्व अभी ग्रस्त है और आई होप कि आप सभी सुरक्षित रहें, आप स्वस्थ रहें, अपने घरों में स्वस्थ रहें। एंड थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर।